प्रश्न 1 नंबर का होगा, ठीक है ना। दूसरा आएगा भाषा प्रथम, अनिवार्य है ये, इसको क्या नहीं कर सकते हम, इसका निवारण नहीं कर सकते। अनिवार्य का मतलब क्या होता है, जिसका निवारण न किया जा सके, ठीक है ना। वो आएगी 30 नंबर की, 30 प्रश्न होंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट है भाषा द्वितीय, वो भी अनिवार्य है, आप संस्कृत ले सकते हैं, है ना, आप अंग्रेजी ले सकते हैं, आप जो चाहें वो, ठीक है। इसमें भी 30 प्रश्न होंगे और वो भी कितने नंबर की आएगी, 30 नंबर की। कितने अंक हो गए कुल मिला के अब तक, 90। और कुल प्रश्न कितने थे, 150, और अंक भी कितने थे, 150। गणित एवं विज्ञान या सामाजिक अध्ययन, यानी कि इसमें से या जो गणित वाले हैं उनके लिए सिर्फ गणित एवं विज्ञान, और जो सामाजिक अध्ययन वाले हैं उनके लिए केवल सामाजिक। तो या तो ये या तो ये, कुल मिला के 60 नंबर, और तो 150 प्रश्न 150 नंबर के आएंगे, ठीक है ना। यहां मैं चर्चा करने वाला हूं आपके साथ भाषा प्रथम, अनिवार्य है जो, यानी कि हिंदी की। तो बढ़ जाते हैं इसकी तरफ। इसमें पाठ्यक्रम में आएगा क्या क्या, हिंदी की अगर चर्चा करें तो हिंदी में आएगा क्या क्या वो समझ लेते हैं थोड़ा सा। हिंदी को 2 पार्टों में तोड़ा जाएगा। कितने नंबर की थी कुल, 30 नंबर की, ठीक है ना। यहां 15 नंबर और यहां 15 नंबर, यानी 15 प्रश्न और 15 प्रश्न करके 2 पार्टों में तोड़ दिया जाएगा। आगे समझ लेते हैं। अब 15 नंबर का तो आएगा आपका गद्यांश पद्यांश, वो क्या होगा वो बताएंगे। और 15 नंबर का जो आएगा आपका, वो आएगा शिक्षण विधियां, यानी कि जिसे कह सकते हैं आप पेडागोजी, भाषा विकास का शिक्षण। यहां पे आपको भाषा की थोड़ी सी मूलभूत समझ होनी चाहिए, चीजें आपको आनी चाहिए। यहां आपको पढ़ाना कैसे है, किस तरह बच्चे से आप जुड़ेंगे, वो आपको आना चाहिए। तो ये 15 नंबर का ये है और 15 नंबर का ये है। तो मैं जो चर्चा करूंगा अभी आपके साथ, वो व्याकरण की चर्चा करने वाला हूं। तो अब इसको देख लेते हैं, ठीक। अपठित गद्यांश पढ़ना, वो गद्यांश एक गद्य या नाटक और एक में कविता बोध, यानी कि अपठित गद्यांश दे रखा होगा, उसमें एक गद्य या तो किसी कहानी से होगा या किसी नाटक से। यानी कि गद्यांश वो होता है जिसमें लय नहीं होती, जिसे पढ़ते समय आप लय में नहीं पढ़ते, जिसको वो होता है गद्यांश। और एक में कविता बोध, इस एक में कोई कविता हो सकती है, ठीक है ना। अपठित होंगे, अब उसके बाद आपको पढ़ना है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। पहला है अंतर्ज्ञान, आपको चीजों की समझ होनी चाहिए। अंतर्ज्ञान का मतलब है आपको चीजों की समझ होनी चाहिए। व्याकरण और मौखिक क्षमता पर प्रश्न, व्याकरण और मौखिक क्षमता पर प्रश्न। मौखिक क्षमता से तात्पर्य है कि उसने जो कुछ कहा है उससे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब होंगे कैसे वो, गद्य साहित्यिक, अब इसमें थोड़ा सा साहित्य का भी मिश्रण होगा, यानी कि कोई कविता उसने दे दी, उसने कोई गद्य दे दिया, गद्यांश दे दिया, तो हो सकता है उससे संबंधित भावार्थ पूछ ले, कवि से संबंधित कुछ चीजें पूछ ले, ऐसा कर सकता है वो, ठीक है ना। दूसरा होगा वैज्ञानिक। वैज्ञानिक का मतलब यह है कि आपकी समझ को समझने का प्रयास करेगा, जानने का प्रयास करेगा कि आपका नजरिया क्या है उस गद्यांश को लेकर या उस पद्यांश को लेकर, आप किस तरह सोचते हैं, ठीक है ना। तीसरा है कथ्य, इसका मतलब कौन बताएगा, कथ्य का मतलब क्या होता है, कथ्य का मतलब होता है कहा गया, ठीक है। जैसी लाइन उसने दी है उसी से संबंधित कोई प्रश्न पूछेगा सीधा। जैसे उसने लिखा है कि राम बाजार जाता है, ये एक लाइन लिख दी पूरी, उससे पहले एक लाइन और दे दी कि राम की मां बीमार है और राम बाजार जा रहा है, इसको ले लीजिए आप पूरी लाइन को। अगला प्रश्न देगा वो कि बाजार कौन जा रहा है, कौन जा रहा है, राम बाजार क्या करने जा सकता है, दवा लेने, क्योंकि उससे पहले उसने एक बात कही है कि राम की मां कैसी है, बीमार है। तो बीमार वाली जो बात है वो आपकी स्वयं की सोचने की जो सामर्थ्य है उस पर आधारित होगी।
और कथ्य का मतलब ऐसा कहा गया है कथन में कि बाजार कौन जा रहा है, राम। तो जो कथन में कहा गया है वो कथ्य या विवेकपूर्ण हो सकता है। इससे पहले मैंने जो पैरा कराए हैं आपको, उसमें बहुत सारे प्रश्न आपको ऐसे देखने मिले होंगे जो कथ्य नहीं थे, जो जिस तरह कहा गया है उससे संबंधित नहीं थे, उसमें आपको खुद का विवेक लगाना था, है ना। एक ऐसी पुरुषार्थ के ऊपर कोई एक कविता थी, आपको शायद याद हो। तो उसने पूछा था कि कैसे लोग मतलब अ, आगे जाते हैं जीवन में। तो उसका अर्थ था कि जो स्वयं से कुछ कार्य करते हैं, भाग्य के भरोसे नहीं बैठते। तो कुछ चीजें शब्द से उसमें नहीं दी गई थी, लेकिन उसका संबंध सीधा किससे था, उसी कविता से। इतना समझ में आ गया। कथ्य या विवेकपूर्ण हो सकता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा व्याकरण वाली। तो अब तक जो प्रश्न देखने को मिले हैं व्याकरण से, वो कुछ एक टॉपिक है चुनिंदा, वहां से आपको देखने को मिले हैं। तो पहला मैं अगर समझूं तो होगा संधि, ठीक है। दूसरा क्या होगा, समास। तीसरा उपसर्ग। चौथा प्रत्यय। एक और अगर देख लिया जाए तो निपात से भी प्रश्न आता है। कहां से, निपात से भी प्रश्न देखने को मिला है। अलंकार से भी प्रश्न देखने को मिला है। किससे, अलंकार से, ठीक है ना। विलोम या पर्यायवाची से भी प्रश्न देखने को मिला है, विलोम या पर्यायवाची से। और किससे, अच्छा, एक आध प्रश्न कभी कभी संज्ञा से, सर्वनाम से या विशेषण से भी आपको देखने को मिल जाता है। इतना समझ में आ रहा है। अब हम स्टार्ट करेंगे, टॉपिक है हमारा आज का संधि। लेकिन यहां से प्रश्न देखने को मिलता है, अब उसने कहा है कि व्याकरण का आपको क्या होना चाहिए, मौलिक ज्ञान होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि उसने कोई टॉपिक छोड़ दिया हो, इसमें छोड़ा कुछ नहीं है, सबको समाहित कर लिया है। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जो आवश्यक है हम उसकी चर्चा करने वाले हैं। समझ पा रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। ये तो धन्यवाद इसलिए है कि अभी तक जो व्यवस्थाएं हैं उस टॉपिक के हिसाब से इतना ही था, ठीक है ना। आगे हम संधि की बात करने वाले हैं। बाकी पेडागोजी वाला सेक्शन जो है, 15 प्रश्न, 15 अंक। आज हम बात करने वाले थे संधि की। किसकी, संधि। संधि से संबंधित कुछ जरूरी चीजें हैं वो जान लेते हैं, मौलिक चीजें। संधि आपने ऐसे भी लिखा देखा होगा, और संधि को आपने शायद अब अच्छे से दिख पा रहा हो, इस तरह भी लिखा देखा होगा। ऐसे ही देखा है। अंतर समझ में आता है इन दोनों के बीच का, क्या अंतर है, कोई बताए, बताएगा कोई। इन दोनों के बीच अंतर क्या है। देखो, कोई भी भाषा हो, हमारा विशेष तौर पे जो ध्यान रहता है वो इस बात पे रहता है कि लेखन हो या पठन, उच्चारण, दोनों में हम कम शब्दों का प्रयोग करें और अधिक से अधिक अपनी बात को बता पाए सामने वाले को। जैसे एक चीज देखी होगी आपने, वाक्यांश के लिए एक शब्द देखा है। कोई सी एक बात ले लीजिए, जैसे एक शब्द अभी आपको देखने को मिला, अनिवार्य। क्या देखने को मिला, अनिवार्य। इसको अगर मैं विस्तृत रूप में लिखूं, यानी क्या इसको बताऊं कि इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है कोई ऐसा शब्द, ऐसी बात कि जिसका निवारण किया जाना संभव ना हो,
यानी कि जिसका निवारण न किया जा सके उसे कहते हैं अनिवार्य। ठीक है ना। अ का मतलब नहीं और निवार्य का मतलब जिसका निवारण नहीं किया जा सके। ठीक, इतना समझ पाए। ठीक, तो पूरी जो बात होगी वो यही होगी कि जिसका निवारण न किया जा सके। एक लंबा सेंटेंस है, उसको हमने सिर्फ एक शब्द में लिख दिया। हिंदी भी यही कहती है कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात को आप रखेंगे। बिल्कुल, है ना। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक, यानी कि कम शब्दों में अगर उसका उच्चारण भी हमें करना होगा तो कम शब्दों का ही प्रयोग करेंगे। अब इस पे आ जाते हैं सीधे पॉइंट पे। हमने दो तरीके से लिखा, एक तो लिखा इस तरह संधि और एक लिखा संधि, यानी जिसमें न का प्रयोग किया गया। यहां हमने जो प्रयोग किया है वो किया है अनुस्वार का। किसका? अनुस्वार का। और यहां जो प्रयोग किया है कोई बताए किसका प्रयोग किया है? यहां प्रयोग किया है मैंने पंचमाक्षर का। ठीक है ना। पंचमाक्षर क्या होता है? किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण ही पंचमाक्षर कहलाता है। ठीक है ना। वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है कोई बताएगा? वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25, यानी कि क से लेकर म तक यही होता है। तो बेटा क वर्ग होता है, प्रथम वर्ण होता है, और कुछ इस तरह लिखते हो आज तक जैसे आप अंगा खाली पढ़ते आए हो, अड़ा खाली पढ़ते आए हो, पंचमाक्षर है। ठीक है ना। इसी तरह 5 वर्ग होते हैं और 5 वर्गों के 5 क्या होते हैं? पंचमाक्षर होते हैं। एक व्यक्ति रहे हैं जिनका नाम है बाबू श्याम सुंदर दास। क्या नाम है? बाबू श्याम सुंदर दास। ठीक है ना। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि बोर्ड को इस तरह नहीं जाना चाहिए था। इन्होंने कहा है कि आप पंचमाक्षर के स्थान पर, पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों का भाव एक ही होगा। उससे फायदा रहेगा आपको क्या? कि आपके लेखन में थोड़ा सा सुधार होगा, आपको कम लिखना पड़ेगा और अर्थ वही होगा। तो आपने हिंदी इस तरह लिखा देखा होगा, संधि इस तरह लिखा देखा है। ठीक है ना। दोनों तरह से लिखा देखा होगा, दोनों ही मान्य हैं, दोनों ही ठीक है। समझ पा रहे हैं? ठीक है, आगे बढ़ जाएं। अब समझो कि संधि है क्या। कोई अगर अपने विचार व्यक्त करना चाहे तो कर सकता है। संधि, संधि किसे कहते हैं? संधि का अर्थ जोड़ को। बढ़िया। संधि का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जोड़। और कोई बताए कुछ? मेल। और कुछ कह सकते हैं? चलो इनका ही कोई पर्यायवाची ले लेते हैं। मित्रता कह सकते हैं, कह सकते हैं ना। इतिहास पढ़ा होगा आपने, उसमें आपको देखने को मिला होगा कि कई जगह संधियां हुई हैं राजाओं में। संधि का मतलब वहां जोड़ ही तो था, मेल ही तो था, मित्रता ही तो थी, पुरानी दुश्मनी को भुला के। ठीक है ना। हिंदी में जो संधि का मतलब होता है एक तरह से मेल होता है, एक तरह से जोड़ होता है, जुड़ना। ठीक है, समझ पा रहे हो? कुछ चीजें और समझ लो। संधि जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है। कैसा है? स्त्रीलिंग है। संधि होती है, संधि होता नहीं है। देव, क्लियर है? संधि में जो संज्ञा है वो कैसी है? कैसी है? भाववाचक। भाववाचक संज्ञा है संधि में। क्लियर? डाउट है किसी को? कुछ बताओ। नहीं है? मुझे ये बताओ जो संधि होती है वो किस तरह के शब्दों में होती है? अगर मैं आपको विकल्प दूं तो पहला होगा
तत्सम, दूसरा होगा तद्भव, तीसरा होगा संकर, और चौथा होगा देशज। बताइए, तत्सम या तद्भव? अच्छा, एक ऑप्शन और दे दूं, विचार करके बताइएगा, क्योंकि संधि में दो पद तो मिलते ही हैं, क्योंकि दो वर्ण मिलते हैं, तो वर्ण कहीं पदों में इस्तेमाल किए गए हों, ऐसा भी हो सकता है। तत्सम तद्भव नहीं हो सकता क्या? बताइए, हो सकता है क्या तत्सम तद्भव? हाँ, नहीं हो सकता। ऑप्शन ए एकदम सही जवाब है इसका, ठीक है ना। तद्भव में संधि नहीं होती, संकर में भी संधि नहीं होती, देशज में भी संधि नहीं होती, और तत्सम तद्भव में भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि तत्सम के साथ क्या जुड़ गया है? तद्भव। एक मुद्दे की बात, संधि जो होती है, संधि जो प्रक्रिया है, वो संस्कृत भाषा की है, ठीक है ना। किसकी है? संस्कृत, संस्कृत भाषा की प्रक्रिया है संधि। तत्सम शब्द वे हैं जिन्हें हमने संस्कृत भाषा से ग्रहण किया है, ठीक है ना। कौन से? तत्सम, तत् में उसके, सम में समान। तत्सम वे हैं जिन्हें संस्कृत से ग्रहण किया है। तद्भव वो हैं जिन्हें हम अपने तरीके से बोलते हैं। जैसे गांव में बोलते हैं, आप पिता की सिस्टर को क्या बोलेंगे? पिता की बहन को बुआ, कुछ फुआ भी बोलते हैं, है ना, फुफ्फो भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन संस्कृत में बुआ को बोलेंगे पितृस्वसा, ठीक है। क्या बोलेंगे? पितृस्वसा। अलीगढ़ की एक चीज फेमस है खाने में, फास्ट फूड में, कचौड़ी फेमस है, प्रसिद्ध है। कचौड़ी को क्या बोलेंगे संस्कृत में, कोई बताए? कचौड़ी को बोलेंगे कच्चपूरिका। क्या बोलेंगे? कच्चपूरिका। हम भारतीय लोग ना बड़े जुगाड़ वाले होते हैं, किसी भी शब्द को प्रयोग करने में कम से कम, किसी भी शब्द को प्रयोग करने में कम से कम वर्णों का प्रयोग करते हैं। तो कच्चपूरिका से किधर आ गए? कचौड़ी पर। पितृस्वसा से कहां आ गए? बुआ पर। अब कपाट से कहां आ गए? किवाड़ पर। आम्र से कहां आ गए? आम पर। हस्त से कहां आ गए? आर्द्रक से कहां आ गए? आर्द्रक, अदरक पे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? खट्वा से कहां आ गए? खाट पर। यानी कि जो शब्द तत्सम थे, यानी संस्कृत भाषा के थे, उन्हें बोलने में थोड़ी सी कठिनाई होती थी। संस्कृत को बोलने में थोड़ी कठिनाई होगी क्योंकि आदत में नहीं है। तो हमने अपने अनुरूप, जैसे छोटा बच्चा किसी भी बात को शुद्धता से नहीं बोल पाता है ना, वो पापा को पा कह के बोलता है केवल, तो वो अपने अनुरूप बोलता है ना। उसी तरह हिंदी ने क्या किया, संस्कृत वाले शब्दों को अपने अनुरूप बोलने का प्रयास किया, और वो शब्द सीधे सीधे ग्रहण कर लिए गए। उन्हें क्या कहा गया? तद्भव, यानी तद में, तत् में उसके समान, भव में होना। तो उनका अर्थ तो उसी के समान है, संस्कृत के समान, लेकिन है वो किसके? अब हिंदी ने अपने अनुरूप उनको क्या कर लिया है? ढाल लिया है। तीसरा आता है संकर शब्द। संकर से पहले देशज समझिए क्या होता है। देशज होता है जिन शब्दों के बारे में हमें नहीं पता कि इनकी उत्पत्ति कहां से हुई है, ठीक है ना। अगर आप ऐसे कहना चाहें कि वे शब्द जिनकी उत्पत्ति देश में हुई है, आप उन्हें देशज कह सकते हैं। ये भी कहीं तक ठीक है, ये बात भी कहीं तक ठीक है कि जिन शब्दों की उत्पत्ति देश में हुई है उन्हें देशज कहा जाता है, लेकिन उनकी उत्पत्ति का हमें कोई निश्चित पता नहीं है कि वो देश के किस हिस्से में हुई है। ऐसा मान लेते हैं कि जो देशज शब्द हैं वो हमारी स्थानीय बोलियों से आए हुए शब्द हैं। कहां से आए हैं? स्थानीय बोलियों से। तो देशज से भी, देशज में संधि नहीं होगी। संकर वो हैं जहां दो भाषाओं के शब्द होते हैं, एक हमारी हिंदी के हो सकते हैं, संस्कृत से हो सकते हैं,
और समय समय पे विदेशी आक्रांता भारत में आते रहे हैं, तो उनकी जो भाषा है वो भी हमने ग्रहण कर ली है, तो उसके भी कुछ शब्द होते हैं, ठीक है ना। जैसे हिंदी ही ले लेते हैं, हिंदी जो शब्द है ना, हिंदी वो किस भाषा का है, कोई बताए, हिंदी किस भाषा का शब्द है। हिंदी जो शब्द है वो फारसी भाषा का है। किसका है, फारसी का, हिंदी का भी नहीं है खुद का। उर्दू किस भाषा का शब्द है, उर्दू का, उर्दू जो शब्द है वो तुर्की भाषा का है, समझ गए। तो मतलब ग्रहण की है भाषाएं और दूसरी भाषाओं ने भी। तो जो संधि होती है हमेशा तत्सम में होती है। संधि की प्रक्रिया हिंदी में नहीं थी, ठीक है ना, किसमें थी, संस्कृत में। तो हमने जब तत्सम शब्द ग्रहण किए तो हमें वो प्रक्रिया भी ग्रहण करनी पड़ी। ये बिल्कुल वही कंडीशन है कि हमने किसी अन्य देश से कोई ऐसी डिवाइस, ऐसा यान, ऐसी गाड़ी, कोई भी चीज खरीदी जिसको चलाना हमें नहीं आता, तो जिसको वहां चला रहा है व्यक्ति, उसको उस गाड़ी के साथ ही हमें बुलाना पड़ा कि भाई तुम इसको आके चलाओ। तो तत्सम शब्द जब हमने ग्रहण किए तो हमें ये प्रक्रिया भी ग्रहण करनी पड़ी संस्कृत से, कौन सी, संधि वाली, क्योंकि हमें भी इनमें जोड़ तोड़ करनी थी अभी, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया, आगे बढ़ जाएं, ठीक है। इतनी तो बात रही संधि की। अब ये समझिए कि संधि होता क्या है, परिभाषा क्या होती है इसकी, परिभाषा लिखिए। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। बेटा संधि जो होती है ना वो वर्णों में होती है। किस में होती है, वर्णों में। और किस में नहीं होती, पदों में। यानी कि दो शब्द मिलते जरूर हैं, लेकिन जो संधि की प्रक्रिया है वो शब्दों में नहीं होती, वो वर्णों में होती है, ठीक है। किसी को डाउट है, ठीक है। यहां मैं अगर समझाऊं इसको तो मैं लिख देता हूं राम धन अयन। क्या लिख दूं, राम धन अयन। तो जो राम है एक पद है, यहां पे शब्द है ना, अयन भी एक पद है। जुड़ जरूर रहे हैं दो पद, लेकिन जो मेल हो रहा है वो दो वर्णों में हो रहा है। कैसे हो रहा है ये समझ लो। अयन का मतलब होता है बेटा मार्ग, और राम को तो बताने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, वो तो आप सब जानते हैं। तो राम का जो मार्ग है वो क्या है, रामायण। यहां जो संधि होगी वो होगी बेटा प्रथम पद के अंतिम वर्ण में। लिख लो इस बात को, मैं पुष्टि करूंगा अभी इस बात की। संधि प्रथम पद के अंतिम वर्ण एवं अंतिम पद के प्रथम वर्ण में होती है। एवं अंतिम पद के प्रथम वर्ण में होती है। यहां तक किसी को डाउट है, पूछ सकते हो। ठीक है, राम धन अयन। तो ये जो म शब्द लिखा, म वर्ण लिखा हुआ है, ये स्वर रहित है या स्वर सहित है, ये बताओ मुझे पहले। स्वर सहित है, तो मैं इसे स्वर रहित करूं कि नहीं, क्योंकि अंतिम वर्ण तक जाना है। अगर मैं इसे वर्ण विच्छेद करूंगा तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा शब्द, ठीक है ना। हमें कहां जाना है, अंतिम, क्योंकि प्रथम पद का अंतिम वर्ण जुड़ेगा अंतिम पद के प्रथम वर्ण से। अगर मैं इसको वर्ण विच्छेदित करूंगा तो बेटा इस तरह टूटेगा। ठीक है, सीटेट बहुत ज्यादा गहराई से नहीं पूछता चीजों को, है ना। कुछ चीजें ऊपर ऊपर से ही पूछता है। संधि में भी ज्यादातर उसके जो प्रश्न बनते हैं, ज्यादातर
वो स्वर संधि से बनते हैं। लेकिन छोड़ना नहीं है कुछ भी, हो सकता है कुछ आने वाले समय में कुछ ऐसा पूछ ले, तो प्रश्न नहीं बचना चाहिए। ये प्रथम पर्ण प्रथम पद है, ये अंतिम। इतना समझ में आ रहा है? अभी मैंने एक लाइन आपको लिखाई कि संधि की प्रक्रिया प्रथम पद के अंतिम वर्ण और अंतिम पद के प्रथम वर्ण में होती है। क्लियर? तो बेटा प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है? अ। और अंतिम पद का प्रथम वर्ण क्या है? सही है। अब इन दोनों के बीच में संधि की प्रक्रिया होगी कि नहीं? यहां तक सब संतुष्ट हैं? बनेगा क्या, ये बाद की बात है। ठीक है ना? क्या बनेगा ये बाद का मुद्दा है। पहले ये बताओ, ये समझ में आ रहा है कि जुड़ेगा क्या क्या? ठीक है ना? तो बेटा इन दोनों को जोड़ने से संधि में एक नियम होता है कि दोनों अगर ह्रस्व हैं स्वर, इन दोनों के योग करने से दीर्घ बनेगा। क्या बनेगा? आ। क्लियर? मैं इसको फिर से जोड़ूं तो रा बन जाएगा। ठीक है? अगर यहां छोटा यानी कि म जो है स्वर रहित है, उसके तुरंत बाद ये स्वर आने वाला है आ, तो क्या इसमें जुड़ जाएगा कि नहीं? ये दीर्घ हो जाएगा। बाद में क्या बच गया? अच्छा, इसके बीच में य के साथ अ और था, ठीक है ना, वो लिखना छूट गया लिखने में। तो बेटा ये यन हो जाएगा और न का हो जाएगा ण। शब्द क्या बनेगा? रामायण। ठीक है? न का ण कैसे हो गया, ये बात करेंगे हम आगे। संधि का एक नियम है व्यंजन संधि का कि किस किस स्थिति में वर्ण होंगे तो किस तरह परिवर्तन होगा। ठीक है? आगे बढ़ जाएं। परिभाषा लिख ली आपने। अब लिखिए संधि के भेद या प्रकार। संधि के भेद या प्रकार। तो संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की? 2 प्रकार की? ठीक है बेटा, जब स्वरों को यानी कि वर्णों को जोड़ते हैं हम तो 3 तरीके से जोड़ते हैं। एक होती है स्वर संधि। क्या होती है? स्वर संधि। एक होती है आपकी व्यंजन संधि। एक होती है विसर्ग संधि। आपने जो वर्णमाला पढ़ी है उसमें 3 प्रकार के वर्णों को आप मूलतः पढ़ते हैं। एक तो आप स्वर पढ़ते हैं, ठीक है, एक आप व्यंजन पढ़ते हैं, और एक चीज और पढ़ते हैं अनुनासिक वर्णों में अनुस्वार और विसर्ग। तो उसमें से एक चीज उठा ली है उन्होंने, क्या? विसर्ग। ठीक है ना? इसका प्रयोग हिंदी में बहुत कम होता है, हिंदी शब्दों के साथ। संस्कृत में होता है लेकिन कुछ एक शब्दों के साथ होता है, और उन शब्दों को हम प्रयोग में लाते हैं, इसलिए हमें ये भी पढ़ना है। ठीक है ना? कितने भेद होते हैं? 3। स्वर संधि में क्या होगा कि स्वर का योग किसके साथ हो जाएगा? स्वर का योग स्वर के साथ हो जाएगा। किसके साथ? स्वर के साथ। यानी कि प्रथम पद के अंतिम वर्ण में और अंतिम पद के प्रथम वर्ण दोनों स्थानों पे क्या होगा? स्वर होगा। इतना समझ में आया? अभी मैंने जैसे आपको रामायण बताया, उसमें कौन सी संधि थी? राम धन अयन लिखा था। अब इसमें से मैंने अ निकाल लिया था बाहर, और यहां भी अ का योग हो गया था। तो बेटा प्रथम पद के अंतिम वर्ण, अंतिम स्थान पे कौन सा वर्ण है? स्वर। और अंतिम पद के प्रथम स्थान पे कौन सा वर्ण है? तो कौन सी संधि होगी इसमें? स्वर संधि होगी। व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या होगा? स्वर का योग किसके साथ हो सकता है? व्यंजन के साथ। व्यंजन का योग किसके साथ हो सकता है? स्वर के साथ। और भी कुछ हो सकता है क्या? हाँ, और कुछ हो सकता है? तो बेटा व्यंजन का योग क्या व्यंजन के साथ नहीं हो सकता?
हो सकता है ना, या तो स्वर के साथ हो सकता है या व्यंजन के साथ हो सकता है। समझ पा रहे हो? या तो स्वर का योग स्वर के साथ या स्वर का योग व्यंजन के साथ। क्लियर? विसर्ग संधि में क्या होगा? विसर्ग संधि में विसर्ग का योग या तो स्वर के साथ हो जाएगा या व्यंजन के साथ हो जाएगा। अब होगा कैसे ये मैं बताऊंगा आपको आगे, पहले इतना लिख लीजिए। दिख रहा है? दिखा? लिख लिया? ठीक है भाई, आगे बढ़ जाएं। अरे डाउट तो नहीं है किसी को? बता दीजिए। तो लिखते हैं फिर। संधि के भेद में पहली संधि कौन सी थी? स्वर संधि। परिभाषा के तौर पे कुछ शब्द लिख लीजिए। इस संधि में स्वरों का योग स्वर के साथ ही होता है। इस संधि में स्वरों का योग स्वर के साथ ही होता है। ठीक है, अगला पॉइंट डाल के लिखिए। स्वर संधि के भेद। कितने भेद होते हैं कोई बताएगा? 5। कितने भेद होते हैं? 5। 5 भेद कौन कौन से होते हैं ये अभी हम चर्चा करेंगे इस बात पे। लिख लीजिए। लिख लिया? ठीक है। तो पहला भेद होता है आपका दीर्घ स्वर संधि। ठीक। दूसरा गुण स्वर संधि। तीसरा वृद्धि स्वर संधि। चौथा यण स्वर संधि। पांचवा अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि। ये 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। अभी हम स्वर संधि की चर्चा कर रहे थे, यानी कि संधि के भेद होते हैं 3, फिर उसमें से एक संधि आती है स्वर संधि। स्वर संधि के भेद होते हैं 5। इतना लिख लिया? आगे बढ़ जाएं। ठीक। स्वर संधि की पहली ही संधि कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। हेडिंग लगा लीजिए। ठीक है, इसमें परिभाषा में आपको नहीं लिखाऊंगा, एक एक तरह से नियम समझ लीजिए। कुछ शब्द लिखवाऊंगा, कुछ वर्ण लिखवाऊंगा, उससे आपको समझ आ ही जाएगा। देखो, हमारे पास शुरुआत में जो स्वरों की संख्या थी वो कितनी थी?
कितनी थी? 4। 11 नहीं थी, 4 थी। स्वरों की संख्या कितनी थी? 4। कौन कौन से? और रे। हम इन्हीं चारों स्वरों को कहते हैं मूल स्वर। इन्हें एक मात्रिक भी कहा जाता है और इनका एक नाम और है ह्रस्व स्वर। इन्हें बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए एक मात्रिक कहते हैं। इनसे पहले कोई स्वर था नहीं, इसलिए मूल स्वर कहते हैं। और बोलने में एक झटका सा लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, बहुत कम समय लगता है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है ना? इतना समझ आ रहा है? ये 4 स्वर थे हमारे पास। उसके बाद क्या किया भाषाविद जो भी थे, व्याकरण जो भी थे। व्याकरण का मतलब समझते हो? एक तो होता है व्याकरण। व्याकरण क्या है? एक विधा है किसी भी भाषा को सही तरीके से शुद्ध रूप में प्रयोग करने की, या तो उच्चारण हो उसका शुद्ध या लेखन शुद्ध हो उसका। ठीक है ना? उसे करें कैसे ये समझने के लिए व्याकरण। जैसे अभी मैंने बताया आपको पेडागोजी, है ना, शिक्षण विधियां जो भी हैं। तो आप हिंदी अगर किसी को पढ़ाओगे तो किस तरह पढ़ाओगे, ये आवश्यक है। समझ में आ रहा है? डाउट किसी को कोई नहीं है? ठीक है भाई। 4 मूल स्वर थे जो व्याकरण थे। व्याकरण होता है व्याकरण का ज्ञाता, व्याकरण को जानने वाले व्यक्ति को व्याकरण कहते हैं। अंतर है दोनों में ये वाला। ये है व्याकरण और ये होता है व्याकरण। ठीक है? जो व्याकरण को जानता है वो कौन है? व्याकरण। ठीक है ना? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द में इसका प्रयोग करते हैं। समझ आ रहा है? डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है भाई, आगे बढ़ जाएं। अब हुआ क्या कि जो व्याकरण थे उन्होंने नए शब्दों को इजाद करने का प्रयत्न किया। और वो कैसे किया बेटा? छोटा अ जिसे कहते हो आप, ह्रस्व या लघु अ, ठीक है ना, उसको 2 बार जोड़ दिया। कितनी बार? ऐसे समझ लीजिए कि 2 छोटे छोटे मिलाकर एक बड़े का निर्माण कर दिया। ठीक है ना? तो छोटे आ को अगर 2 बार जोड़ देंगे क्या बन जाएगा? वैसे इसको दीर्घ अ कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ आ। इसको कहते हैं ह्रस्व या लघु अ। ठीक, बिल्कुल वही स्थिति आगे रही किसके साथ? ई के साथ। इसको थोड़ा साफ कर लेता हूं मैं, दोबारा से बताऊंगा। यानी कि उसने छोटा आ लिखा, फिर एक बार छोटे आ के साथ क्या लिख दिया? एक बार और छोटा आ जोड़ दिया। बना क्या? बड़ा बन गया। यहां किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बताओ, नहीं है ना? ठीक है भाई। इसी तरह आगे रही प्रक्रिया जारी। छोटी ई के साथ क्या जोड़ दिया उसने? छोटी ई। क्या बन गया? ऊ के साथ फिर से क्या जोड़ दिया उसने? और क्या बन गया? और री के साथ क्या जोड़ दिया? री। क्या बन गया? दीर्घ री, जिसका प्रचलन हिंदी में नहीं करते हम। प्रयोग हिंदी में नहीं करते, किस में करते हैं? संस्कृत में करते हैं। ठीक है? पहले हमारे पास कितने स्वर थे? 4। अब कितने हो गए? कितने हो गए? 8 हो गए। अब हो गए 7, क्योंकि हम इसका प्रयोग हिंदी में नहीं करते। तो बेटा कितने हुए? 7। यानी कि 4 पहले के और 3 ये वाले। ठीक है ना? अच्छा एक बात बताओ, बड़ा हमारे पास है, ठीक है, क्या बड़े आ को मैं दोबारा से नहीं जोड़ सकता इसके साथ? अरे छोटे आ के साथ बड़ा आ भी तो जोड़ सकता था, या बड़े आ के साथ छोटा आ भी तो जोड़ सकता था। अरे जोड़ सकता हूं कि नहीं? ऐसी प्रक्रिया क्या इसके साथ नहीं कर सकता मैं? अरे बताओ, इसके साथ नहीं कर सकता? इसके साथ नहीं कर सकता था क्या? लेकिन इसे लिखने का कोई लाभ इसलिए नहीं है क्योंकि इसका प्रयोग अभी हम नहीं कर रहे हैं।
अब ऐसे समझ लीजिए आप कि 4 मूल स्वर हमारे पास थे पहले से, उनको हमने इस तरह से जोड़ दिया कि वहां कौन कौन से वर्ण बन गए, बड़ा, बड़ी ई और बड़ा ऊ, यानी कि दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ बन गया। अगर इनको यानी कि आप अ के साथ में अ जोड़ दें, क्या जोड़ दें, अ जोड़ दें, अ के साथ अ जोड़ दें या अ के साथ आ जोड़ दें, दोनों स्थितियों में आपको क्या मिलेगा, बड़ा आ। ठीक है, इसी तरह आगे करते हैं प्रक्रिया को। आ के साथ अ जोड़ दें या आ के साथ आ जोड़ दें, दोनों स्थितियों में आपको क्या मिलेगा, कोई दिक्कत। यही प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। ई के साथ आप ई जोड़ दें या ई के साथ ई जोड़ दें, क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगी। ठीक है ना, डाउट तो नहीं है किसी को, अरे बताओ। इसी तरह ऊ के साथ आप ऊ जोड़ दें या ऊ जोड़ दें, क्या बनेगा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, अगर ई के साथ ई जोड़ दें या ई के साथ ई जोड़ दें, दोनों स्थितियों में क्या बनेगा, अरे बताओ ना। और वही प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। डाउट है क्या, नहीं है ना, क्लियर। ये पूरा एक फॉर्मूला है, आप ऐसे समझ लो, परिभाषा की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि प्रथम पद के अंतिम वर्ण में प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण, चाहे यहां पे लघु हो, क्या हो, लघु, या ह्रस्व लिख देता हूं इसको, चाहे ह्रस्व हो, चाहे क्या हो, दीर्घ हो, और यहां भी चाहे दीर्घ हो, चाहे क्या हो, ह्रस्व हो, दोनों का जब योग होगा तो बनने वाला वर्ण सदैव क्या होगा, दीर्घ होगा। ये आप समझ लीजिए कि ये नियम है, इसको नोट कर लीजिए। समझ पा रहे हो, 4 मूल स्वर थे, स्टार्टिंग में हमारे पास 4 ही थे, हमने उनसे बढ़ाया, 3 स्वर और बनाए, और बनाए कैसे, इस तरह से एक ही वर्ण को 2 बार जोड़ दिया। ठीक है ना, कैसे जोड़ दिया, 2 बार। इस प्रक्रिया से बनने वाले जो स्वर हैं हमारे, उन्हें कहते हैं हम सजातीय स्वर। क्या कहते हैं, सजातीय स्वर। और ये जोड़कर बनाए गए हैं, संधि करके बनाए गए हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, संधि स्वर भी कह देते हैं। ठीक है, क्या कह देते हैं, संधि स्वर। इतना समझ में आ रहा है। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं। लिख लिया ना सभी ने, ठीक है। अब भी कुछ एक उदाहरण की बात कर लेते हैं हम, संधि स्वर, दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण की। पहला ही उदाहरण था जैसा कि आपके सामने, रामायण, और मैंने इसे तोड़ा था कुछ इस तरह, राम धन अयन। अयन का मतलब होता है मार्ग, और राम का मतलब तो आप राम जानते ही हैं। इसमें अनिहित था और इधर भी अ था, और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब दोनों स्थानों पे छोटे अ से अगर छोटा अ मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, बड़ा। यहां भी बताया है कि जहां ह्रस्व के साथ ह्रस्व का योग होगा तो क्या बनेगा, दीर्घ। तो छोटे अ से क्या बन गया यहाँ पे, बड़ा आ। क्या बन गया, बड़ा। इस बात में किसी को संशय, डाउट नहीं होना चाहिए, इतना समझ में आपको आ ही रहा होगा। तो बेटा दोनों जुड़ने के बाद बड़ा बन गया। यहाँ जो म बचा था कुछ इस तरह से था, और इसके तुरंत बाद में ये स्वर आ रहा था,
ठीक है, उसके बाद दोनों वर्ण ये बच गए थे, शुरुआत यहां से हुई थी, अंत यहां पे, इन दोनों के योग से, क्योंकि ये स्वर से पहले का वर्ण आधा है तो स्वर इसके साथ जुड़ जाएगा, तो रामायण हो गया बेटा। न ण में कैसे परिवर्तित हो गया ये बात करेंगे हम जब बात कर रहे होंगे व्यंजन संधि की, ठीक है ना। आगे के उदाहरण अभी आपको बताते हैं। एक उदाहरण है कीट धन अणु। इसको अगर जोड़ेंगे तो इसमें क्या निहित है, अ, इसमें क्या निहित है, दोनों को जोड़ देंगे क्या बन जाएगा, इतना समझ में आया। जब इसमें से अ निकल गया था तो यहां बचने वाला ट स्वर रहित हो गया होगा, तो बेटा इससे पहले ही आएगा, ये इससे पहले आएगा ना, कुछ इस तरह से। यहां क्या बच गया था और यहां क्या बच गया था, ऐसे ही आएगा। आपको मैं पहले बता चुका हूं कि स्वर से पहले वाला वर्ण अगर आधा हो तो क्या करते हैं बेटा, उसको पूरा कर देते हैं, तो ट के साथ स्वर जुड़ जाएगा और बचा क्या, क्या बन गया, कीटाणु। अच्छा, कीटाणु, ठीक है ना। एक और उदाहरण ले लेते हैं, गीतावली। बेटा गीत धन अवली, अवली का मतलब होता है माला और गीत का मतलब आप जानते हैं गीत। एक और उदाहरण ले लेते हैं, कवितावली। फिर वही कविता धन अवली। यहां पे आपको देखने मिला होगा दीर्घ स्वर है आ, और यहां जो स्वर है वो है ह्रस्व अ। दोनों के बाद दोनों स्थानों पे ह्रस्व है, ठीक है ना, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जुड़ने के बाद सदैव दोनों स्थितियों में क्या बनेगा, आ, और यहां त जो आधा रह गया था उसके साथ ये वाला स्वर जुड़ जाएगा, ठीक है ना। लिखिए अब, ठीक है। आर्यावर्त, इसे अगर मैं तोड़ूंगा तो बेटा आर्य धन आवर्त हो जाएगा। आर्य धन आवर्त, जो हमारे देश का नाम है एक, आर्यावर्त। आर्य का मतलब होता है एक, आर्य जो होते हैं आप जानते हैं, है ना, ऐसा मानते हैं कि वो रूस से आए थे या जो भी है। आवर्त का मतलब होता है ढका हुआ, तो एक ऐसा क्षेत्र जो आर्यों से ढका हुआ है उसे कहेंगे हम आर्यावर्त। ये तो बात रही शब्द के अर्थ की। अब बात करते हैं संधि की। बेटा इसमें जुड़ा हुआ क्या है, र पहले होगा स्वर रहित, उसके बाद यह है, इसे स्वर रहित करके स्वर निकाल लेते हैं, अ निकल आया, और इधर दीर्घ स्वर है आ। बेटा इसको जोड़ने पे भी उस स्थिति में क्या बन जाएगा, बड़ा आ बन जाएगा, और ये वाला आ कहाँ जुड़ जाएगा, जाके य में। वही स्थिति पहले से भी है, य के साथ बस जुड़ गया है, आर्यावर्त बन गया, ठीक है। अगला है अभीष्ट, इसको यहां लिख देता हूं बेटा, अभीष्ट। इसे तोड़ेंगे तो बनेगा अभि धन इष्ट। क्या बनेगा, इष्ट। इष्ट का मतलब होता है एक तरह से प्रिय, ठीक है ना, और अभि का मतलब होगा बहुत, तो क्या हो जाएगा इसका अर्थ, बहुत प्रिय। अब आ जाते संधि की तरफ। भाग के साथ जुड़ा हुआ जो स्वर है बेटा ई जुड़ा है, इतना तो आप समझ गए होंगे अब तक। इतना तो मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि अगर किसी भी शब्द को वर्ण विच्छेदित करना है, उसका स्वर निकालना है, व्यंजन निकालना है, इतना समझ आ गया होगा। यहां है इसके साथ जुड़ा हुआ है ई, और फिर वही प्रश्न, फिर वही नियम कि दो जगह यानी कि एक जगह ह्रस्व स्वर मिलते हैं
तो क्या बन जाते हैं बेटा, ह्रस्व के साथ ह्रस्व मिले तब भी दीर्घ बनेगा, यानी कि दीर्घ ई बन जाएगा। तो अभि से अभी हो गया और अभीष्ट बन गया एक नया शब्द। ठीक है ना। अगले पेज पे चलते हैं बेटा। परीक्षक, इसको अगर मैं तोड़ूंगा तो बेटा बनेगा परे धन ईक्षक। ठीक है ना। एक बात समझिए, संधि जो होती है वो तत्सम शब्दों के मध्य होती है, ये आपको मैंने बता दिया। अगर तत्सम शब्दों के मध्य संधि होगी तो वहां प्रत्येक शब्द का अपना एक अर्थ होगा, यानी कि कोई भी शब्द बिना अर्थ के शब्द की परिभाषा को ग्रहण नहीं कर सकता, है ना। शब्द होता ही है कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, यानी कि वर्णों का जो ऐसा समूह होगा सार्थक, यानी सधन अधिक, यानी कि सहित, स का अर्थ होता है सहित, अर्थ के सहित कोई शब्द होगा उसे कहेंगे शब्द। तो परि का एक अर्थ होगा अपना, ईक्षक का भी एक अर्थ होगा। बेटा परि का मतलब होता है चारों ओर, चारों ओर। आपने देखा भी होगा परिक्रमा, यानी चारों ओर क्रमबद्ध तरीके से घूमना क्या कहलाता है, परिक्रमा। और ईक्षक का मतलब होता है बेटा नजर रखने वाला, नजर रखने वाला। ठीक है। परीक्षक का मतलब क्या होता है, नजर रखने वाला। इतना तो आपको पता ही होगा, आपकी परीक्षा में जो आपके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं कुर्सी टेबल के आसपास, उन्हें कहते हैं परीक्षक। इसमें से जो स्वर निकालेंगे बेटा, निकालेंगे छोटी ई, लिखी हुई है यहां पे बड़ी। तो फिर से वही नियम, चाहे लघु हो, ह्रस्व हो या दीर्घ हो, दोनों स्थानों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। समान स्थिति के स्वर हैं तो दोनों के योग से सदैव दीर्घ ही बनेगा। तो फिर बन गया है परीक्षक। ठीक है ना। आज हमने दीर्घ स्वर संधि पे चर्चा की है। कुछ अगर छूट गया हो, समझ नहीं आया हो, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है ना। आज आप हमसे जुड़े, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, आभार। हमसे जुड़े रहने के लिए भी आपका बहुत धन्यवाद। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं।